सर्दी की एक कड़कती हुई सुबह, जब ठंड ने दुनिया को अपनी सफ़ेद चादर में लिपेट रखा था, मेरे ज़िंदगी के पहले ट्रेन सफ़र का आगाज़ हुआ। ये सफ़र था साहिवाल से कराची का, और मैंने मईशत क्लास में सफ़र करने का फ़ैसला किया था। रात के सिवा 5 बजे ट्रेन स्टेशन पर आकर रखी। जाड़ा अपने पूरे उरूज पर था। हवा में चबती हुई ठंड थी और घना धुंध छाया हुआ था, जिसने दूर तक देखना नामुमकिन बना दिया था। इस सफ़ेद पर्दे के पीछे दुनिया एक रात और मबहम सा मंजर पेश कर रही थी। जैसे ही मैं डब्बे के अंदर दाखिल हुआ, एक हजूम और भगदड़ का मंजर मेरे सामने था। ट्रेन में रश इंतहाई था। हर तरफ लोगों का हजूम था। खचाखच भरी हुई सीटें, सामान से उठे हुए बर्थ और रास्तों में खड़े मुसाफिर। हवा में एक अजीब सी घटन और पसीने की बू थी, जो इस बंद और गंजान माहौल की गवाही दे रही थी। खुशकिस्मती से मेरे पास मुकम्मल तौर पर बकंग शुदा बरथ था। मैंने हजूम को चीरते हुए, लोगों से माजरत खवाहाना अंदाज में रास्ता बनाते हुए अपने बरथ की तरफ बढ़ा। रास्ते में कई बार मेरे पाँव किसी के सामान से टकरा गए। कई बार किसी के कंधे से टकरा कर मैंने माजरत की। ये पहला तजर्बा था और मैं खुदरे घबराया हुआ था। जब मैं बलाखिर अपने बर्थ पर पहुंचा तो वहां पहले ही से एक ख़ानदान विराजमान था। एक अधेड़ उम्र खातून, जिनके साथ 2 नौजवान लड़कियां और एक छोटा सा लड़का था जिसकी उम्र बेमुश्किल 8 या 9 साल होगी। लड़का खातून की गोद में बैठा हुआ था और बेचैनी से उधर उधर देख रहा था। दोनों लड़कियां, जो गालिबन इस खातून की बेटियां थीं, एक बर्थ पर साथ साथ बैठी हुई थीं। उनके चेहरों पर सफ़र की थिकन और बेचैनी आया थी। मैंने एक गहरी सांस ली और खातून से मुखातब हुआ, अपनी आवाज़ में पूरी तरह से एतमाद डालने की कोशिश करते हुए। आंटी, बरा करम मेरी सीट खाली कर दें। ये बरत मेरी बेकंग शुदा है। मैंने उसकी अदायगी की है। खातून ने एक बेबसी भरी निगाह से मुझे देखा। इसकी आंखों में परेशानी और अल्तजा थी। वो बोले, उनकी आवाज़ में थकन और बेचैनी वाज़ेह थी। बेटा, मैं जवान बेटियों को लेकर कहाँ बैठूं? देख रहे हो ना, गाड़ी में तो पाँव रखने की जगह भी नहीं है। हर तरफ लोगों का हुजूम है। हम साहिवाल से सवार हुए हैं। सादा आबाद जाना है। रास्ता अभी लंबा है। ज़रा सी जगह मिल जाए तो हम बैठ जाएं। उसकी बात का अंदाज़ इतजा आमेज़ था। दोनों लड़कियां, जो शायद इस खातून की बेटियां थीं, उम्मीद भरी निगाहों से मेरी तरफ देख रही थीं। उनकी आंखों में एक खामोश अल्तजा थी, जैसे वो कह रही हूँ कि इन पर रहम खाया जाए। इनमें से एक, जिसके चेहरे पर हल्का सा निखार था और जो किसी कदर पर आत्माद लग रही थी, ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा। दूसरी खुदरे शर्मीली नीची निगाहें किए हुए थी। मेरे नरम दिल पर, जो हमेशा से मजलूम की मदद के लिए बेचैन रहता था, फौरन असर हुआ। मेरे अंदर का इंसानियत दोस्त जज्बा बीदार हो गया। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर अपना बिस्तर उठाकर उनके छोटे भाई के साथ समट कर बैठने का फ़ैसला कर लिया। ठीक है आंटी, आप लोग यहीं बैठिए, मैं किसी तरह गुजारा कर लूँगा, मैंने कहा, अपनी आवाज़ में रजामंदी का एहसास झलकाते हुए। खातून के चेहरे पर फौरी तौर पर तशक्कर का इजहार हुआ तो उसने दुआएं दें। दोनों लड़कियों के चेहरों पर भी राहत की एक लहर दौड़ गई। मैंने अपना बस्तर समटकर उनके छोटे भाई के साथ वाली जगह पर रखा और ख़ुद को तंग जगह में समूने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद ट्रेन ने एक तवील सीटी बजाई और एक झटके के साथ चल पड़ी। रफ्तारी पकड़ने लगी। साथ ही सर्द हुआ, जो खुले दरवाज़ों और खिड़कियों के शगाफों से अंदर दाखिल हो रही थी, बराह रास्त मेरे जिस्म से टकराने लगी। मैंने कांपते हुए हाथों से अपना बैग खोला और उससे एक मोटी गर्म कंबल निकालकर ओढ़ ली। ये कंबल सर्दी से बचाव का वाहिद सहारा था। फिर मैं अपने मोबाइल फ़ोन को निकालकर उसमें खो गया, किसी हद तक ठंड से बचने के लिए और किसी हद तक इस नाखुशगवार माहौल से तवज्जो हटाने के लिए। मोबाइल की स्क्रीन की नीली रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन मैं बार बार एक अजीब सी बात महसूस कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों लड़कियों में से एक, ख़ास तौर पर वो जो खुदरे पर आइतमाद लगती थी, बार बार मेरी तरफ देख रही है। मैं उसे बराह रास्त देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बस झुके हुए सर और मोबाइल पर मरकूज़ नज़रों के बावजूद मैं उसकी नज़र को अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। ये एहसास अजीब सा था, जिसमें शर्मिंदगी और तजस्सुस का इम्तिजाज था। मैं ज़हनी तौर पर परेशान हो रहा था कि इतना लंबा सफ़र इस तंग जगह पर बैठकर कैसे गुजरेगा। साहिवाल से कराची का फ़ासला बहुत तवील था और ये सूरत हाल पहले ही तकलीफ़दा महसूस हो रही थी। रात अभी लंबी थी। कुछ देर बाद अधेड़ उम्र खातून ने दोनों बर्थों के दरमियान वाले फ़र्श पर एक चादर या चटाई जैसी चीज़ बिछाई। वो खुद उस पर लेट गईं और अपने ऊपर कंबल ओढ़ लिया।
छोटा लड़का भी फौरन अपनी माँ के पहलू में लेटकर सोने लगा, जैसे वो इस गर्म जगह का बेहद मुंतज़र था। चंद ही मिनटों में वो दोनों गहरी नींद में सो गए। सफ़र की थकन इन पर गालिब आ गई। अब बरथ पर मेरे साथ सिर्फ वो दोनों नौजवान लड़कियां बाकी रह गई थीं। इन दोनों के बैठने का अंदाज बदल गया था कुदरे आराम से। फिर अचानक वही लड़की जिसकी नज़रों का मैं बार बार एहसास कर रहा था, उसने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा। उसकी आवाज़ नरम, शाइस्ता और कुदरे शर्मीली थी, लेकिन उसमें एक प्राइमार ठहराव भी था। भाईजान, आप लेट जाएं। हम आपके पाँव वाली तरफ बैठ जाएंगी। इस तरह आपको आराम मिलेगा और हमारे लिए भी गुंजाइश हो जाएगी। उसके उस गैर मुतवक्का तजवीज़ ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर उसकी रियायत को कबूल कर लिया। शुक्रिया, मैंने मुख्तसरन कहा। मैंने अपना बीग उठाकर अपने सर के नीचे तकिए की तरह रख लिया। फिर मैंने अपनी गर्म कंबल को अच्छी तरह सर से पाँव तक लपेट लिया और आंखें बंद करके नींद के दरवाजे पर दस्तक देने की कोशिश करने लगा। सर्दी अब भी कुछ ना कुछ महसूस हो रही थी, लेकिन कंबल ने काफ़ी हद तक तहफ़्फ़ुज़ दे दिया था। नींद आना मुश्किल था। जहन में मुख्तलिफ ख़यालात गर्दिश कर रहे थे। घर, मंजिल, इस गैर मुतवक्का मुलाकात और इस लंबे सफ़र का खात्मा। लेकिन फिर कुछ देर बाद मैंने एक और अजीब सी बात महसूस की। मुझे ऐसा लगा जैसे एक लड़की का जिस्म, शायद उसका पाँव या टांग, मेरे पाँव से हल्का सा छू रहा है। ये एक हल्का सा गैर इरादी लम्स लगा। मैंने बगैर कुछ कहे बहुत ही एहतियात से अपने पाँव थोड़े पीछे खींच लिए, अपने आप को मज़ीद समेटकर कंबल में छिपा लिया। मेरा दिल धड़क रहा था। ये क्या था? गलत फहमी, इत्तेफाक? मगर चंद मिनट भी न गुजरे थे कि दोबारा वही एहसास हुआ। इस बार ये महज छूने से आगे बढ़कर एक हल्का सा रगड़ था। इसका जिस्म मेरे पाँव से रगड़ खा रहा था। ये इरादी था। मैं अचानक पूरी तरह जाग गया। मैं समझ गया कि लड़की दानिस्ता ऐसा कर रही है, वही लड़की जिसकी नज़रों को मैं महसूस कर रहा था। मैंने खुद को काबू में रखा, खामोशी से लेटा रहा। थोड़ी देर ना फोन बोलने को देखा वीडियो, एक फोन बहुत तवीज